नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन सीरीज़ का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम जैसे एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया इत्यादि एग्ज़ाम में जो है साइंस के आए हुए सभी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आपको आगे आने वाले सभी रेलवे की परीक्षाओं में प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, श्रम विभाजन डिवीज़न ऑफ लेबर किसमें होता है। ये देखिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये एएलपी के एग्ज़ाम में आ चुका है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, श्रम विभाजन किसमें होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक कोश की और बहुकोश की दोनों जीवों में जो है श्रम विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। तो करेक्ट आंसर हो चुका है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों एएलपी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा ये दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक गलत कथन छांटना है। देखिए पहला ऑप्शन बोला है दोस्तों, द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। तो ये एकदम राइट है दोस्तों। कोई भी द्रव्य हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनके जो भी मॉलिक्यूल होते हैं या जो भी कण होते हैं उनके बीच एक बल कार्य करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, जबकि आपको गलत छांटना है। तो पहला सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। तो ये भी एकदम 100% राइट है दोस्तों, क्योंकि जो द्रव्य होता है उसके कणों के बीच एक बल लगता है जो उसके कणों को बांध कर रखता है। इसीलिए सॉलिड होता है, उसके कण मॉलिक्यूल बिखरते नहीं। ऐसे ही लिक्विड, ऐसे ही गैस होता है। सबसे कम अगर बल की बात करें तो सबसे कम जो है अणुओं के बीच बल गैस में लगता है। सबसे ज़्यादा अणुओं के बीच अगर बल की बात करें दोस्तों तो ये ठोस में लगता है। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है दोस्तों, द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो। तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि जो द्रव्य होता है उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है स्थिर नहीं होता। ठोस में अलग बल लगता है, लिक्विड यानी द्रव में अलग बल लगता है, और जो आपका होता है गैस, उसमें अलग बल लगता है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों, यही गलत ऑप्शन आपको छांटना था। तो आप टिक कर दोगे ऑप्शन सी, क्योंकि जो द्रव्य के कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल स्थिर नहीं होता। अगर आप सॉलिड में वस्तु को रखे हो, जैसे मान लीजिए जल है, जल को आपने जो है बर्फ़ बना दिया, सॉलिड बना दिया, तो उनके जो कण होंगे, अणु होंगे, उनके बीच आकर्षण बल जो होगा अत्यधिक हो जाएगा। लेकिन वही जल बन जाएगा तो लिक्विड हो जाएगा, तो थोड़ा सा आकर्षण बल कम हो जाएगा। लेकिन वही जब भाप बन जाएगा तो और भी बल, वो जो होगा आकर्षण बल और भी कम हो जाएगा। तो हर अवस्था में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ बोला है स्थिर होता है, तो इसलिए यही ऑप्शन आपका गलत है, गलत आपको छांटना था। चौथा ऑप्शन देखिए बोल रहा है, द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है। तो ये सही है, ये सही है। तो ये आपके पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा गलत है, यही गलत छांटना था। तो हमारा आंसर आ चुका है सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, गलत युग्म का चयन कीजिए। फिर से गलत युग्म छांटना है आपको। देखिए यहाँ बोला जा रहा है छोटे मांसाहारी जो है किस स्तर पर आते हैं, तृतीय स्तर पर आते हैं क्या। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक होता है उपभोक्ता। जो उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, ये प्रथम चरण पे आते हैं, यानी फर्स्ट पर आते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना, ये दूसरे चरण पर आते हैं, सेकेंड चरण पर आते हैं। और अगर मैं बात करूँ द्वितीय उपभोक्ता की, तो जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं
उपभोक्ता होते हैं ये थर्ड यानी तीसरे चरण पर आते हैं। और यहीं पर जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं कौन होते हैं दोस्तों? तृतीय उपभोक्ता तो चतुर्थ यानी चौथे चरण पर आते हैं। जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं ये जो है फोर्थ नंबर पे आते हैं, चौथे चरण पर आते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं यानी जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु ये अपघटक के रूप में जाने जाते हैं, अपघटक। तो ये हमारी खाद्य श्रृंखला के चरण हैं। देखिए हमने क्या क्या बताया। जो आपके उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, उपभोक्ता जो है फर्स्ट यानी पहले चरण पर आते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता, ये सॉरी दोस्तों उपभोक्ता नहीं, ये उत्पादक होगा, यहाँ थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गई है, यहाँ उत्पादक होगा। जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक, ठीक है दोस्तों, कौन होते हैं? उत्पादक, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक। यहाँ पे थोड़ा सा सुधारेंगे, उत्पादक करेंगे, ये आपका हो जाएगा उत्पादक, सॉरी दोस्तों। जो उत्पादक होते हैं कौन से होते हैं दोस्तों? तो उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक जो उत्पादक होते हैं ये फर्स्ट यानी पहले चरण पर आते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो उत्पादक को खाते हैं, वो सेकेंड स्टेप पर यानी दूसरे चरण पर आते हैं। और जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं ये थर्ड नंबर पर यानी तीसरे चरण पर आते हैं। और जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं चौथे चरण पर आते हैं। और जो जीवाणु होता है अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या था? तो हमारा प्रश्न था दोस्तों कि कौन सा गलत है, आपको छांटना था। तो देखिए जो छोटा मांसाहारी होते हैं, छोटा मांसाहारी का मतलब जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, ये छोटा मांसाहारी का मतलब है द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता ये तृतीय पोषक स्तर यानी तीसरे स्टेप पर आते हैं। तो ये तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता ये द्वितीय स्तर पर यानी दूसरे चरण पर आते हैं, ये भी सही है। और जो स्वपोषी यानी उत्पादक, उत्पादक, जो उत्पादक होते हैं दोस्तों, स्वपोषी यानी उत्पादक जैसे पेड़ पौधे, तो ये प्रथम चरण पर आते हैं। लेकिन जो जीवाणु हैं ये चौथे पर नहीं आते। तो यही आपका गलत है, यही आपका आंसर होगा। यही जीवाणु अपघटक के रूप में आते हैं, जबकि चौथे चरण पर तृतीय उपभोक्ता आते हैं, जो हमने आगे डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जीवाणु वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर, उत्पादक फर्स्ट चरण पर यानी पहले चरण पर, प्राथमिक उपभोक्ता सेकेंड स्टेप पर यानी दूसरे चरण पर, द्वितीय उपभोक्ता थर्ड पर यानी तीसरे चरण पर, और जो है तृतीय उपभोक्ता चौथे चरण पर। जीवाणु जो है अपघटक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों हमारा है कि 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है। 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लंबाई आधी की जा रही है। तो आप जानते हैं जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर रो L बाई ए होता है। L बाई ए यानी R मतलब रेजिस्टेंस बराबर L बाई ए यानी कि लेंथ अपॉन में एरिया। तो यहाँ पर देखिएगा अगर मैं बात करूँ लंबाई अगर आधा कर दिया जाए, देखिएगा अगर लंबाई आधा कर देंगे यानी कि L की वैल्यू आधा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा तो एक तो होता है आपका R बराबर रो L बाई ए, और यहीं पर अगर मैं लंबाई आधा कर देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा रो L अपॉन में 2 अपॉन में ए। तो यहाँ पर देखिएगा ये सीधा सीधा दो नीचे चलाएगा यानी ये पहले आर का जो भी पहला आर था उसका ये बट्टे में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा कितना रो L बाई 2A हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले वाले रेजिस्टेंस का जो है आधा हो गया, यानी जितना भी पहले प्रतिरोध रहा होगा उसका आधा हो जाएगा। जब लंबाई आप आधा करोगे तो पहले वाले प्रतिरोध का आधा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहले अगर जो है R ओम था, पहले रेजिस्टेंस R ओम था तो इसका आधा हो जाएगा यानी R/2 हो जाएगा। R/2 का मतलब होता है 0.5 R। करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो है 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है? यानी जो आपकी
इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रक्रिया में जो है इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, जैसे गैल्वेनाइजेशन करना, यानी कि लोहे की छड़ पर जिंक की परत चढ़ाना, ये किससे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से होता है। या फिर चांदी की परत चढ़ाना, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि आपका जो है वैद्युत अपघटनी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो है दोस्तों कॉपर सल्फेट प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें से विद्युत ऊर्जा गुजर सके, यानी प्रवाहित हो सके। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, इलेक्ट्रोड डाल देंगे, इसमें एक लिक्विड भर देंगे, एक लिक्विड भर देंगे, तो यही जो लिक्विड यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस में, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वैद्युत अपघटनी। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो कॉपर सल्फेट का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला 6वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाने वाला है केवल इलेक्ट्रॉन। केवल इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों एएलपी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी एग्ज़ाम होगा एएलपी का होगा, टेक्नीशियन का होगा, ग्रुप डी का होगा, तो उसमें ये प्रश्न जरूर देखने के लिए आपको मिलेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में या फिर पहले एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, सभी साइंस प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर रिवाइज़ कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। अब देखिएगा दोस्तों 7वां प्रश्न हमारा है, आमाशय भित्ति में, यानी जो आमाशय की भित्ति होती है उसमें जठर ग्रंथियाँ निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती। यानी आमाशय की जठर ग्रंथि में कौन सा चीज़ या कौन सा तत्व जो है रिलीज नहीं होता, स्राव नहीं होता। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो HCl का निर्माण जो है आमाशय में होता है। आमाशय के सबसे पहले वाले भाग यानी कि कार्डियक में HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये है स्लेश में यानी म्यूकस, तो म्यूकस का भी निर्माण आमाशय में होता है। और पेप्सिन एक एंजाइम है, ये भी आमाशय में बनता है। पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम जो है पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम जो है आमाशय में बनते हैं। लेकिन जो लार है दोस्तों, ये लार ग्रंथियों के द्वारा मुंह में बनता है, ये आमाशय में नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लार। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। देखिएगा 8वां प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है दोस्तों, कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। समांगी का मतलब होता है जो एकदम से मिल जाए, उसके अणु जो है सामान्य आँखों से अलग अलग ना दिखाई दें, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो ऐसा कौन सा है जिसमें अणु जो है अलग अलग बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए जल में कॉपर सल्फेट अगर घुल जाता है तो ये समांगी मिश्रण है, इसके अणु एकदम अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। जल में चीनी का घुलना ये भी समांगी मिश्रण है, यहाँ पे इसके भी अणु एकदम आसानी से एकदम अच्छे से मिल जाते हैं। लेकिन जल में तेल का घुलना, अगर तेल आप जल में डालते हो तो तेल अलग अलग फैला रहेगा, जल अलग अलग, तो यही समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। इस नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो पहला ही ऑप्शन या दूसरा ही ऑप्शन आप टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा जल में तेल का मिश्रण समांगी नहीं है, यानी विसमांगी है। और जल में घुला लवण, नमक भी घोल देंगे तो ये भी समांगी मिश्रण है, एकदम अच्छे से घुल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा 9वां, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कौन सा चीज़ सरीसृप में लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा ऑप्शन है मृदा, तीसरा ऑप्शन है दाब, चौथा ऑप्शन है जल। यानी कौन सा जो है सरीसृपों में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिएगा दोस्तों तापमान जो होता है टेम्परेचर, ये सरीसृपों में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि सरीसृप जो होते हैं, कुछ सरीसृप उनमें जो है मेल या फीमेल होने का कोई भी मतलब कि पहले से डिसाइड नहीं होता, वो टेम्परेचर के अनुसार मेल या फीमेल बन जाते हैं। तो ये इस पर कौन डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो आप बताओगे टेम्परेचर पर, तापमान पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा
10वां प्रश्न है कॉपर के वैद्युत, ये तो रिपीट हुआ है दोस्तों, तो ये कॉपर सल्फेट आपका करेक्ट आंसर था जो हमने पहले बताया पहले वाले क्वेश्चन में। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल के पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है, तो ये भी हमने पीछे बता दिया है, केवल इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा 12वां प्रश्न है आमाशय भित्ति में, अच्छा ये भी प्रश्न आ चुका है कि आमाशय में किसका स्राव नहीं होता है, तो हमने बता दिया है जो लार होता है इसका स्राव आमाशय में नहीं होता है। लार जो है लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है मुंह में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे दोस्तों, अब आपका नया प्रश्न आ गया है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से, अच्छा ये भी रिपीट हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है, तो यहाँ भी आपका उदाहरण नहीं है, तो इस जल में तेल का मिश्रण ये उदाहरण नहीं है। अब आगे के प्रश्न आपके नए होंगे दोस्तों, देखते हैं क्या है। ये 4 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक का कुछ, ये भी रिपीट हुआ है दोस्तों, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। ये नया क्वेश्चन आ गया, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन इसमें से आपको छांटना है। देखिए गलत कथन वाले 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसमें आपको गलत बताना है। देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि ये पूछ रहा है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का संलयन मतलब उनका जो है मिलना यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, संलयन निषेचन कहलाता है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं उनका संलयन होता है, तो यह प्रक्रिया निषेचन हिंदी में और अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहलाती है। जो पुरुषों में या फिर बोलें जीवों में पुरुष या महिला के जो है फैलोपियन ट्यूब में होती है ये प्रक्रिया। जो ये निषेचन की प्रक्रिया होती है महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब में होती है, वहीं पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आके मिलते हैं जिसे निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। महिलाओं के जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, नर जनन कोशिकाएं परागगण कण के द्वारा निर्मित होती है, तो ये भी बात भी सही है। जो नर जनन कोशिकाएं होती हैं यानी जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट का निर्माण जो होता है पराग कण के द्वारा निर्मित होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है ये स्त्री केसर के ओवरी में निर्मित होता है। ये भी ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। तीसरा देखिएगा मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है, तो ये देखिए दोस्तों गलत है। जो फीमेल गैमेट होता है ना, फीमेल गैमेट ये वर्तिकाग्र में नहीं होता, ये स्त्री केसर के ओवरी में यानी अंडाशय में यहाँ पर उपस्थित होता है। ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होता है और ये ओवरी होती है, तो ओवरी में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 16वां प्रश्न है दोस्तों, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये आपका जो है फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जा रही है, कहीं भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जा रही है, यानी कि u बराबर -20 होगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र पर, जो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कब प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु भी वक्रता केंद्र पर रहे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वस्तु रहेगी तभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्रतिबिंब बनेगा, और सेम बनेगा, जितनी आकार की वस्तु रहेगी उतनी ही आकार का बनेगा, यानी कि जो उसका आवर्धन होगा -1 होगा, क्योंकि आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है, और ये जो है लेफ्ट साइड में है तो माइनस में होगा, तो आवर्धन हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आवर्धन हो जाएगा -1, क्योंकि C पर है तो C पर वस्तु का प्रतिबिंब एकदम वस्तु के बराबर बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निर्मित किसका निर्माण होता है, यानी जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है CaOH2, अगर इसमें हम लोग क्लोरीन मिला दें,
क्लोरीन मिला दें तो किसका निर्माण होता है, यानी Cl2 अगर मिला दें तो किसका निर्माण होता है, तो दोस्तों ये होता है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है, ये ग्रुप डी में भी आ चुका है, ALP में भी आ चुका है, तो आगे भी आ सकता है। विरंजक जो चूर्ण होता है इसका फार्मूला होता है CaOCl2, ये आपका फार्मूला हो जाता है CaOCl2, विरंजक चूर्ण का फार्मूला हो जाता है, तो आप फार्मूला भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता, यानी कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें जो है विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र में जो है विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं होता। गति का उपयोग का मतलब जिसमें आर्मेचर नहीं घूमता। तो विद्युत पंखे में आर्मेचर घूमता है तो ये तो ना आंसर नहीं होगा। विद्युत मोटर में भी आर्मेचर घूमता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। और जनित्र में भी आर्मेचर घूमता है, ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन हीटर में जो है रेजिस्टेंस लगा होता है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर हीट उत्पन्न होती है, इसमें आर्मेचर नहीं घूमता, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है दोस्तों, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस के रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों जड़त्व के कारण होता है, आप सभी को पता होगा। तो अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम, तो ये नहीं होगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, ये भी नहीं होगा। हमारे शरीर के जड़त्व के कारण, तो हाँ ये सही है दोस्तों। गुरुत्व के त्वरण के कारण, नहीं ये भी नहीं होगा। ये जड़त्व के कारण तो होता है, लेकिन दोस्तों कौन सा जड़त्व? तो ये गति के जड़त्व के कारण होता है। गति का जड़त्व, गति के जड़त्व के कारण जड़त्व। लेकिन जब घोड़ा अचानक चलता है तब हम लोग जो पीछे जाते हैं वो स्थिर के जड़त्व के कारण होता है। डाली हिलाने पर आम टूट कर गिर जाता है, ये स्थिर के जड़त्व के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर चलती हुई बस रुकती है तो हम लोग अचानक जो है आगे की ओर जाते हैं, तो ये गति के जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो है 20वां प्रश्न है दोस्तों, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? यानी फलों और बीजों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में होता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा कौन सा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक या फिर साइटोकिनिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइटोकाइनिन। जो फल होता है, बीज होता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो हार्मोन होते हैं साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये जो है कोशिका के विभाजन में मदद करता है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये लंबाई वृद्धि कराता है। ऑक्सिन हार्मोन लंबाई वृद्धि कराता है। ये पौधों के, पेड़ पौधों के सिरे पर और जड़ के सिरे पर पाया जाता है अधिक मात्रा में। उसका जो जिब्रेलिन होता है हार्मोन दोस्तों, ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पेड़ पौधे के तने के विकास में काम करता है और बीज के अंकुरण में काम करता है, फल बनाने में काम करता है, फूल बनाने में काम करता है। तो ये किस हार्मोन का काम है? जिब्रेलिन का। क्या क्या काम है? तने का विकास करेगा, ठीक है, और फल बनाएगा, फूल बनाएगा, बीज का अंकुरण करेगा। यहीं पर अगर एब्सिसिक की बात करें दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल की या एब्सिसिक हार्मोन की, तो ये जो है ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन होता है। ये ग्रोथ को रोक देता है, यानी कि अनियमित वृद्धि जो पेड़ पौधों में होती है उसको रोकता है। तो पूछेगा कि ग्रोथ वर्धक हार्मोन कौन सा होता है, तो लंबाई को रोकने वाला कौन सा हार्मोन होता है? तो आप बताओगे एब्सिसिक। या फिर बीज के अंकुरण को कौन निष्क्रिय कर देता है? बीज के अंकुरण को भी निष्क्रिय कर देता है एब्सिसिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। ये जो है फल और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो कुछ भी हो, मोटर हो या कोई भी व्यक्ति हो, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति, पावर कहलाता है। पावर बराबर होता है W/T, वर्क अपॉन में टाइम। तो यही पूछा है, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, तो W/T ये कहलाता है पावर। तो यहाँ पे पावर करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वरण की बात करें दोस्तों तो एक्सेलरेशन है, वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग यानी कि आपका जो है वेलोसिटी में अंतर की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। संवेग M/V को संवेग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया
देखते हैं ऐसा किस कारण होता है। जैसे कि कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ है अपारदर्शी है, यानी यहाँ से प्रकाश आर पार नहीं होगा, तो जब इसमें प्रकाश डाला जाता है तो इसके पीछे इसकी छाया बन जाती है। छाया तो ये किस परिघटना के कारण बनती है आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रकाश का विवर्तन ये करता है कि तीक्ष्ण सतह से मुड़ जाना प्रकाश का, यही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, तो ये भी नहीं है। किसी वस्तु द्वारा प्रकाश का विक्षेपण भी नहीं है। अगर प्रकाश फैल जाता तो इसे विक्षेपण कहते हैं, ये भी नहीं है। तो ये आपका है किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने का उदाहरण है। प्रकाश एक सीधी रेखा में जा रहा था, इसके रास्ते में अवरोध आ गया, आगे लाइट नहीं जा पाई, तो यहाँ अंधेरा बन जाता है और यहाँ पे परछाई इस वस्तु की बन जाती है। तो ये किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के एक सीधी रेखा में चलने का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कोई भी वस्तु जो है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त अवस्था में अगर गिरती है तो उस वस्तु की वेलोसिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए ये वस्तु ऐसे गिर रही है मुक्त अवस्था में, तो देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, नहीं, वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान होता है, तो ये तो गलत है। विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, हाँ, तो ये सही ऑप्शन है। जो वेग होगा वेलोसिटी होगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ जो जी होगा, जी जो है एक्सेलरेशन का काम करेगा, त्वरण का काम करेगा। तो एक्सेलरेशन जो है वेग को बढ़ाता जाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बढ़ाता जाता है, और जो मंदन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है घटाता जाता है। तो यहाँ पे जो जी है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का काम करेगा, तो वेग एक्सेलरेशन का काम करेगा, तो जो वेग होगा वेलोसिटी होगा वो बढ़ती जाएगी, यानी वेग बढ़ता जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे क्या रहा है, विशाल वस्तु का वेग घट जाएगा, तो गलत है। अगर माइनस में काम करता तब घटता। वस्तु का द्रव्यमान घटेगा, नहीं, द्रव्यमान निश्चित रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है दोस्तों, नहीं, इसके बाद एक प्रश्न और हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है अभिक्रिया Al2 SO4 होल ट्राइड प्लस में BaCl2, इसका जो है सही समीकरण आपको बताना है, यानी इसकी सही इक्वेशन क्या है। तो देखिएगा इसमें अगर बैलेंसिंग देख लीजिएगा, जिसका बैलेंसिंग सही होगा वही आपका समीकरण सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तो देखिएगा इसमें जो है एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के दो और आपके जो है दो इसमें अणु एल्युमिनियम के हैं, और यहाँ पे SO4 और 2 इधर है 3 इधर, यानी 3 दूनी 6 आपका बैलेंसिंग करके देख लेते हैं। तो इधर देखिएगा एल्युमिनियम 2, इधर भी एल्युमिनियम 2, सही है ये। और चल जा पेंसिल, एल्युमिनियम 2 है और इधर भी 2 है। उसके बाद अगर बात करें Cl2 की Cl की बात करें तो 3 दूनी 6, तो यहाँ देखिएगा 3 दूनी 6 Cl 6 है, सही है। और Ba की अगर बात करें तो Ba की देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, सही है। और SO की बात करें तो 4 3 12, 4 और 3 12, ये नहीं, यहाँ पे जो है ये वाला आपका तो नहीं हो सकता, 2 इधर, अच्छा नहीं, ये तो Al2 है, सही है, ये बैलेंसिंग सही है, ये आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 2 जो है Al के साथ जुड़ा है, नीचे होना चाहिए था, वो ऊपर चला गया है, A2 नीचे होगा, तो सही है। यहाँ पे आपका देखिएगा, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, ये आपका इधर सही है, और SO भी इधर आपका सही है, और जितने भी हैं सब सही हैं, तो ये बैलेंसिंग सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो आपका जो है एल्किन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है, तो एल्किन का अगर बात करें तो एक होता है एल्केन, एक होता है आपका एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो एल्कीन का पूछ रहा है, तो अगर बात करें यहाँ पे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2, ये हो जाता है एल्केन का। और जो एल्कीन का होता है दोस्तों, तो ये CnH2n होता है, ये एल्कीन का होता है, तो इसी का पूछा गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कीन का CnH2n। तो यहाँ पे देखिएगा करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर CnH2n। अगर यहीं पे एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का जो है माइनस में 1 होता है, माइनस में 2 होता है, सॉरी दोस्तों, माइनस में 2। अगर एल्काइन की बात करें, एल्काइन की बात करें तो ये होता है CnH2
H2N माइनस में 2। तो यहाँ पे एल्कीन का पूछा गया था, जिसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन ए CnH2n। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो जितना भी एलपी में क्वेश्चन आ रहा है सारा क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को ऑन कर लिया, जिससे हमारे वीडियो का पता आप तक पहुंच सके, हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और बाकी चीज़ें अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।